नाजरीन, जो काम अक़वाम मुत्तहिदा न कर सका, जब बात OIC के बस से बाहर हो गई, अरब लीग के पास भी कोई हल न था। जब सारी आलमी ताकतें भी नाकाम हो गई तो पाकिस्तान आलमी अमन का अलमबरदान बनकर उभरा। जबकि पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर थीं और पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो किसी के बस में न था। आज दुनिया भर में सब हिलाली परचम फख्र से बुलंद है। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी को दोस्ती में बदलने का सेहरा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के सर है, जिसका एतराफ कई बार सुपर पावर अमेरिका के सदर और ईरानी क़यादत भी कर चुकी है। नायब अमरीकी सदर JD वेंस ने तो ये तक कह दिया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अगर किरदार अदा ना करते तो हम यहाँ तक ना पहुँचते। इस्लामाबाद अकॉर्ड के बाद सबसे बड़ी पेशरफ बर्गनस्टॉक डायलॉग के पहले मरहले की कामयाबी है और पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात का एलामिया भी जारी कर दिया गया, जो निहायत हौसला अफजा और मुस्बत समत में पेशरफ की नवीद सुना रहा है। दुनिया भर के लिए आज यही टॉप स्टोरी है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार मौजूद हैं। वकार हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया वकार साहब तमाम को अपना कीमती वक्त देने के लिए। वकार साहब, इस सारी सिचुएशन को कैसे एनालाइज करेंगे आप, इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? इस्लामाबाद मेमोरेंडम के बाद कल पहली टॉक हुई, निगोसिएशन का पहला राउंड हुआ और अगर हम ये कहें कि वो राउंड टेक्निकल निगोसिएशन की जानिब एक पाथवे था तो ये गलत नहीं होगा। अब इसके बाद आप इस सिचुएशन को कैसे डेवलप होता देख रहे हैं? आई थिंक अगर आप चैलेंज देखें जो पाकिस्तान की लीडरशिप ने फेस किया है, एक तो डिट्रैक्टर्स थे, ज़ायनस लॉबी पीछे लगी हुई थी, भारत है, प्रोपेगेंडा है, फिर नियोकॉन्स हैं, लेकिन जो दो आई थिंक स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, अमेरिका और ईरान, इनके अपने डिप्लोमेट्स भी अगर आप देखें बड़े एस्ट्यूट, आई वुड से हार्ड लाइन थी और इस आई थिंक सारे चैलेंज को अगर नेगोशिएट करके इनको बिठाया गया और आपने देखा इस्लामाबाद ऑनवर्ड अलग से चीजें पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी पे गई, तो आई थिंक दी क्रेडिट शुड गो to the leadership of Pakistan, शहबाज शरीफ साहब और फिर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर। फिर उनकी पर्सनल एफर्ट है, शटल डिप्लोमेसीज हैं, एट टाइम पीपल फॉरगेट इट, ये कितनी लास्ट 3 मंथ्स में एफर्ट लगी है। वॉर जोन में गए हैं फील्ड मार्शल, वहां पे जाके बातचीत की ट्वाइस और लड़ाई उस वक्त जारी थी। इसके अलावा रिस्क था, मोसाद वाज ट्राइंग टू सबोटाज, और इसके दौरान आई थिंक द बेस्ट पार्ट वाज कि जो नेगोशिएटर्स हैं पाकिस्तान की लीडरशिप और बाकी जो पार्टिसिपेंट थे, दे केप्ट द एंटायर वर्ल्ड इन ह्यूमर आल्सो, बिकॉज जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, डिट्रैक्टर्स थे भारत में, बिकॉज मैं देख रहा था कल खुद भारतीय मीडिया पे था कि वहां से धुआं निकल रहा था उनके लेट्स से स्टूडियोज में, पता नहीं क्या हो गया, एंड आई डोंट नो, दे टुक इट वेरी वेरी पर्सनली। सो इन तमाम चैलेंजेस को अगर देखें, फिर अरब वर्ल्ड और ईरान के दरमियान भी एक गैप था, उसको कवर किया गया। आज कतर का वहां प्रेजेंट होना तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इसका सेहरा जो पाकिस्तान की लीडरशिप को जाता है। बिल्कुल ऐसे ही इसका सेहरा पाकिस्तान की लीडरशिप को जाता है। सबसे अहम सवाल तो ये है वकार साहब कि इस कार्य खैर को अंजाम देने के बाद, भरपूर सालिसी के बाद, पाकिस्तान के लिए क्या रिवॉर्ड्स होंगे? आई थिंक 4 डोमेन्स में इंशाल्लाह ताला, जो मेरी नाकिस राय में, एक तो डेफिनेटली डिप्लोमेटिक है, जो नजर आ रहा है कि आपने कैश ऑन किया लास्ट ईयर की मिलिट्री सक्सेस पे, जिसको पूरी दुनिया ने फिर देखा कि हाउ यू टुक ऑन इंडिया रीजन में। अभी आपकी एक अलग किस्म से आप कह लें एक धाक बैठी हुई है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग हार्ड स्टेट। आपने डिप्लोमेसी में हाथ डाला है और इसमें एक सॉफ्ट पावर होती है डिप्लोमेसी की, वो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान सिर्फ वो आई थिंक वो जो डिस्प्ले किया शहबाज शरीफ साहब ने डॉक्यूमेंट, जिसमें ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप के साइन है, कालिबॉफ साहब के नीचे उनका काउंटर सिग्नेचर है, सो दैट एक्चुअली इंडिकेट्स के व्हाट्स द डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग क्या है आज। फिर पीस के लिए अगर आप काम करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ आई थिंक द डिवाइड, सारी दुनिया तारीफ करती है, उन भारत में जो ऑब्जेक्टिव लोग हैं वो करें, तो आई थिंक ये दूसरा डिविडेंड है। तीसरा है बेसिकली इकोनॉमिक, जो इंशाल्लाह नजर आना शुरू हो जाएगा, उसमें बेशुमार चीजें हैं। ईरान पाकिस्तान बॉर्डर का मजीद आई वुड से एक्टिव होना, ऑलरेडी 2 रूट खुल गए हैं और अगर ईरान को लेट्स से बाद में सैंक्शन हटने की इजाजत मिल जाती है ट्रेड एंड कॉमर्स की, तो आई थिंक पाकिस्तान विल बी द फर्स्ट कंट्री जहां पे वो कंफर्टेबल होंगे। ऑयल एंड गैस कैन फ्लो, रीजन पूरा फायदा उठा सकता है। ये तो फिर भारत की हटदर्मी है कि वो लोग जो है मतलब पाकिस्तान की दुश्मनी में आगे निकल गए हैं। फिर आई थिंक टेररिज्म पे इम्पैक्ट आएगा। आपका जो अफगानिस्तान है वहां पे देखा जा रहा है, रजीम देख रही है कि भारत की जो आप बने हुए हैं दुम छल्ले, उसका क्या फायदा हुआ है। यू हैव बैड रिलेशन विद ईरान, विद पाकिस्तान, विद सेंट्रल एशिया, तो क्या आप सर्वाइव कर लेंगे विदाउट दीज कंट्रीज? और जब ईरान पाकिस्तान मिलकर चलेंगे तो आई एम श्योर उस पर रजीम पे प्रेशर है, अवाम पे प्रेशर आएगा कि इनसे या तो जान छुड़ाएं या पाकिस्तान के साथ बना। तो आपके टेररिज्म का जितना भी नेटवर्क है उसको ब्रेक करने में, और फिर आ जाता है जो नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बन रहा है जिसको स्टेप बोला जा रहा है, सऊदी अरेबिया, तुर्किया, ईरान, सॉरी इजिप्ट, पाकिस्तान, जिसकी कल मीटिंग हुई है। दैट इज द न्यू किड ऑन द ब्लॉक
कि इंशाल्लाह खित्ते का मामला सिक्योरिटी के हम खुद संभालेंगे, उसमें पाकिस्तान का एक लीडिंग रोल होगा। तो मेरे ख्याल में हर लिहाज से वकार साहब, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी। मेरी इत्तलात के मुताबिक खित्ते के कुछ और ममालिक भी इन फ्यूचर इस ब्लॉक में ऐड होंगे। आता है कि दिस इज द न्यू अरेंजमेंट और ये बेहतर है। और आप खुद देखें कि इसमें जो लास्ट ईयर 2 अटैक हुए थे बैक टू बैक, एक पाकिस्तान पे मई में और जून में ईरान पे, तो ये देयर वाज अ ग्रेटर डिजाइन और वो लास्ट ईयर डिफीट हो गया था। तो नाउ देयर इज रियलाइजेशन कि इजराइल हो, बाकी जो है लेट्स से इंडियंस हो, बल्कि अभी मैं देख रहा था जो बासम यूसुफ में बड़े अच्छे कॉमेडियन, ही वाज हाइलाइटिंग कि आप कितना प्रोपेगेंडा करते हैं, जिसमें भारत शामिल होता है, जिसमें ज़ायनिस्ट होते हैं, तो इनकी भी डिफीट है और ये रेडी करेंगे। दिस बैंड वैगनिंग विल हैपन। इसमें हमारे भाई हैं, कतर इज ऑलरेडी ऑन बोर्ड, देन यूएई। सही वकार साहब, आपने बहुत ही तफसीलन अपना तज्जिया पेश किया। आप हमारे साथ ही रहेगा, आपकी जानिब वापस आएंगे। इस वक्त जौहर सलीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जौहर साहब, बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने का। ये कहेगा कि कल जो मुज़ाकरात का राउंड हुआ है, टेक्निकल नेगोशिएशंस का आगाज हो चुका है, 2 पावर्स को पाकिस्तान की सालिसी में एक मुज़ाकरात की मेज पर लेके आना, आप इसको कैसे देख रहे हैं? और फिर जो एलामिया जारी किया गया है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखेंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इट्स रिमार्केबल अचीवमेंट डिप्लोमेसी की तारीख में। मेरा ख्याल है ये बाप सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। अब देखें, अब जो मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है उसमें क्या है? उसमें 3-4 अहम चीजें हैं। एक तो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स जो बने हैं, जिस तरह हाई लेवल कमेटी बनी है जिसको ये सारे रिपोर्ट करेंगे। फिर इसके अलावा एक कम्युनिकेशन लाइन बनाई गई है, बिकॉज देखें क्योंकि ऐसे मामला चल रहे हैं कि रियल टाइम आपस में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। फिर देखें, एक वो जो है ना डीकन्फ्लिक्शन सेल बनाया गया है लेबनान के मामले पे और दूसरी चीजों के लिए भी। तो फिर साथ ही साथ देखें उन्होंने क्या किया है ईरान को, और इसीलिए मैंने कहा था इस मुआहदे को, आपको याद होगा मैंने अपने कमेंट्स में इसको कहा था कि ये बाय नाउ पे लेटर किस्म का मुआहदा है। जिस तरह होता है ना, आप चीज खरीदते हैं अमेरिका में या यूरोप में, तो आपको चीज शुरू में देते हैं और फिर आपको बाद में पे करना होता है। तो इसी तरह इसमें ईरान को अपफ्रंट कई चीजें मिल रही हैं, जिसमें से आज उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ऐलान भी किया 3-4 चीजों का कि उनको सैंक्शंस रिलीफ जो है वो ना सिर्फ उनको पेट्रोलियम या ऑयल एक्सपोर्ट में मिली है, बल्कि वो पेट्रोकेमिकल्स की जो मसनूआत है उनकी एक्सपोर्ट्स में भी मिली है। साथ ही साथ उस फंड की भी बात हुई है, वो जो इन्वेस्टमेंट फंड बनेगा एक $300 बिलियन का। साथ ही साथ वो ब्लॉकेड भी उनका लिफ्ट जो है ना हो रहा है। तो उनको 3-4 चीजें जो उनकी शुरू की मुतालबात थे वो सारे उनको जो है अपफ्रंट, फिर उनके एसेट्स भी अनफ्रीज, जिस तरह उन्होंने खुद कहा कि कुछ तो रिलीज हो गए हैं ऑलरेडी, अब्बास अरागची ने कहा। तो देखें, ये सारा कुछ उनको अपफ्रंट मिला है। लेकिन अब जाहिर है कि इसके बदले में जब भी नेगोशिएशंस आगे बढ़ेंगी तो फिर जो न्यूक्लियर मामलात हैं उस पे ईरान को कुछ कंसेशन भी देनी होंगी। तो मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा आगाज हुआ है, बहुत मुस्बित हुआ है। जो पहले ही दिन जो है एक टेंजिबल प्रोग्रेस आपको नजर आती है, और साथ ही साथ एक बड़ी अच्छी स्पिरिट भी इस वक्त, बावजूद उसके कि वो जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की एक सख्त स्टेटमेंट आई है। लेकिन देखें, मैं तो ये कहता रहा हूँ पहले भी, और बात भी ये साबित भी हुई है हालात और वाकयात से, कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए होती हैं। उनको उसके जो है ना उसी कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए, उसी साको सबाक में लेना चाहिए। वो जो है वो इस तरह से इस पे इम्पैक्ट नहीं होगी, क्योंकि जो अमेरिका की स्टेटमेंट्स इस पे हैं, जो अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो जेडी वैंस जो है जो कि मौजूद थे वो उसको बयान कर रहे हैं। तो लेबनान पे जो मामलात हैं वो अमेरिकन भी चाहेंगे कि उसको समेटें। जो है ना इजराइलीज की तो कोशिश होगी, वो तो इसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए, वो पहले भी इसको सबटाज करने की प्रोसेस को कोशिश करते रहे, अब भी करेंगे। लेकिन अब ये जो सारे इन्होंने मैकेनिज्म्स बनाए हैं, और द फैक्ट कि अमेरिकन की ये कैपेसिटी है कि वो इजराइल को जहाँ पे रोकना बहुत अशद जरूरी होता है वो वहां पे रुक भी सकते हैं। और फिर साथ ही साथ मीडिएटर्स का रोल, जो पाकिस्तान अभी भी, पाकिस्तान ने इससे पहले जितना जबरदस्त एक रोल अदा किया है, आगे भी उसी किस्म के रोल की गुंजाइश है, बल्कि वो मैं तो समझता हूँ कि वो एसेंशियल होगा। इसी तरह कतर भी है। कतर की ये अहमियत भी है कि कतर वहां पे खलीजी ममालिक को सबको एक किस्म का रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि खलीजी ममालिक जो है वो भी एक फरीक थे इस जंग में, उनके ऊपर भी तो अटैक्स हुए, बल्कि ईरान की तरफ से तो जो प्रोजेक्टाइल्स फायर किए गए उनका बड़ा हिस्सा तो एक खलीजी ममालिक पे गिरा।